नमस्कार सभी साथियों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास हमारी रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मनोविज्ञान विषय से रहने वाली है, जिसमें हम टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके लगभग बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल के हैं दोस्तों। एक बार क्लास को आप पूरा देखना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे प्रश्न है और यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न बनता है। ठीक है ना, बार बार परीक्षा में आने वाले प्रश्न रहेंगे दोस्तों। आपको क्लास को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखना। अगर आप चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना तो आपको क्लास को पूरा देखना पड़ेगा और हर एक बिंदु को क्लियर करके चलना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपका जो एग्ज़ाम का जो समय है वो बहुत नज़दीक है। 27 फरवरी को आपको टारगेट रखना है और जितना हो सके उतना अभ्यास करना है। बहुत शानदार प्रश्न है दोस्तों, देखना एक बार। अगर आप आ रहे हो लास्ट तक के वीडियो को बनते हो तो आपको काफ़ी सारे प्रश्न आपको अपने इस वीडियो से क्लियर होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न बहुत शानदार ज़बरदस्त लेवल के हैं। आज से मनोविज्ञान की क्लासें हैं, मैं शुरू करने वाला हूं। मैंने बताया था कि कंटेंट तैयार हो रहा है, जैसे ही अपने कंटेंट तैयार होगा मैं क्लासें स्टार्ट कर दूंगा। तो बहुत कम समय है, अब अपन उन टॉपिकों से प्रश्न पढ़ने वाले हैं जहाँ से प्रश्न बनता है। देखिए, आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी। पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा हर सब्जेक्ट के हिसाब से कि किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से प्रश्न उठ रहा है। उसी को लेकर के मैं अपने इस वीडियो में हर एक टॉपिक को कवर करने का प्रयास करूंगा। बस आपको क्या करना है, पूरा देखना है, अपने दोस्तों को क्लास को शेयर करना है और लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना, और जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखना। चलो, पहला प्रश्न आपके सामने आएगा साथियों। शानदार प्रश्न रहने वाला है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी सारी बारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना। देखो, पहला प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहली प्राथमिकता आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होगा दोस्तों। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो मनोविज्ञान शब्द है, इस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ये प्रश्न ने पूछा है। देखिए, आप सभी को याद होना चाहिए, आप अगर रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मनोविज्ञान सब्जेक्ट में आपके 30 प्रश्न आते हैं दोस्तों, और 30 नंबर आपको टारगेट रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? 30 प्रश्नों का ही अपन को टारगेट रखना पड़ेगा। 30 में से 30 अगर आपको लेने हैं ना, तो आपको पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को देखो, पैटर्न को देखो, किस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक, जैसे मनोविज्ञान है उसमें एनसीएफ वाला टॉपिक है, उससे 100% प्रश्न आएगा। आरटी वाले से 100% प्रश्न आएगा। बाल विकास में बाल विकास में से प्रश्न आएंगे, 2 से 3 प्रश्न बुद्धि में से आएंगे, अधिगम के सिद्धांतों में से आएंगे। तो काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न उठता है। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी दोस्तों। प्रश्न ये पूछ रहा है कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो देखिए, आपको याद होना चाहिए कि मनोविज्ञान को अपन इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? PSYCHOLOGY। देखिए, आपको हर एक बिंदु को कंप्लीट करके बताऊंगा, बस आपको पूरा देखना है। अगर आप पूरा देखते हो, आप कहीं भी पढ़ रहे हो दोस्तों, पूरा जरूर देखा करो ताकि आप हर एक बिंदु को समझ सकें। और साइकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है साइकी प्लस दूसरा होता है लॉगस। इन 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है साइकोलॉजी, साइकी प्लस लॉगस। और ये जो शब्द होता है, ये शब्द ग्रीक भाषा का माना जाता है दोस्तों। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। कहीं कहीं आपको यूनानी भाषा भी देखने को मिल जाएगी, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो प्रश्न आ गया कि मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा या फिर यूनानी भाषा के शब्द साइकी प्लस लॉगस से मिलकर के बनी होती है। आपका प्रश्न का उत्तर मिल चुका है दोस्तों, पहला, यानी कि ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब जो साथी ए विकल्प का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। देखिए, ग्रीक भाषा साइको प्लस लॉगस से मिलकर के साइकोलॉजी बना है, जिसमें साइकी का अर्थ आत्मा से माना है दोस्तों। किससे माना था? फर्स्ट में आपके आत्मा से माना था। और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। क्या होता है भाई? अध्ययन करना। तो पूर्ण रूप से अगर अपन इसकी व्याख्या की बात करें तो आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान माना जाता था। बाद में फिर इसको चेतना का विज्ञान माना गया था, फिर उसको व्यवहार का विज्ञान मानने लग गए थे। तो वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार के स्वरूप को ही अपनाती है, और व्यवहारवाद का जो जनक होता है वो जेबी वॉटसन को माना जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि व्यवहारवाद का जनक कौन है? जेबी वॉटसन है। प्राकार्यवाद आते हैं, ये बाद में से 3 से 4 वाद होते हैं जहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, आई थिंक। ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखो, दूसरा प्रश्न शानदार प्रश्न है। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं दोस्तों। इन चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है।
देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक विद्यालय के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है। देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा। देखिए आपके जो मनोविज्ञान में 3 पहलू होते हैं ना, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ये यहाँ से एक प्रश्न बनता है। आपकी ये शिक्षण विधियों के पार्ट होते हैं दोस्तों। टीचिंग मेथड के 10 प्रश्न आएंगे आपके, 20 प्रश्न, 20 से 25 प्रश्न आपके मनोविज्ञान से आएंगे और 8 से 10 प्रश्न आपके लगभग ऐसे आते हैं, क्योंकि वैसे इसका जो रेशियो है वो 20-10 का रेशियो माना जाता है, लेकिन एग्जामिनर कई बार 25 इसके दे देगा, किसके, साइकोलॉजी के, और 5 टीचिंग मेथड के दे देगा, ऐसे देते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से एक विद्यालय में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है। तो देखिए एक विद्यालय में सबसे बड़ी समस्या, ऑप्शनों पे जाओ कि वित्त अभाव होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। अच्छे बुनियादी ढांचे का अभाव होता है, कुछ हद तक माना जाता है। अच्छे शिक्षकों का अभाव होता है, छात्रों में लगातार अभाव होता है, लगभग सारे माने जाते हैं। लेकिन एक उपयुक्त, इनमें ऐसे जो प्रश्न होते हैं उसमें सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना पड़ता है, और सबसे उपयुक्त विकल्प आपको अच्छे शिक्षकों का अभाव यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि जब एक विद्यालय में अच्छे शिक्षक नहीं होंगे तो उस विद्यालय को अच्छे तरीके से अधिगम बिंदु या फिर जो भी सामग्री है वो बच्चों को सही तरीके से नहीं पहुँच पाएंगी। तो सी विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इस प्रश्न को। इस प्रश्न में क्या है ना, काफ़ी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं और बोलते हैं सर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी सारे प्रश्न पर कमेंट भी आए थे। देखिए इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। पहले प्रश्न को पढ़ो कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पूछ रहा है। किसका? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स, वॉटसन, एस बंडूरा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आधुनिक मनोविज्ञान का जो जनक है ना वो किसको माना जाता है, विलियम वुंट को माना जाता है दोस्तों। किसको माना जाता है, ध्यान रख लेना, अगर आपको बिंदु नहीं है तो लिख लेना। विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसका भी एक कारण होता है कि साथियों आपके जो सन 1879 होता है ना, इस 1879 में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में अपनाया गया था। एक स्वतंत्र और शैक्षणिक विषय के रूप में विलियम वुंट द्वारा एक मनोविज्ञान विषय को सन 1879 में इसको अपनाया गया था। और ऐसा माना जाता है कि जो आपके जो एक जर्मन में प्रोफेसर हुआ करते थे ये विलियम वुंट, और जर्मन प्रोफेसर में एक लिप्जिंग शहर था। कौन सा था भाई, लिप्जिंग जो शहर था, इस लिप्जिंग शहर विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला का निर्माण किया था। पहली प्रयोगशाला का निर्माण किसने करवाया था भाई, विलियम वुंट ने करवाया था। इसीलिए विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। अब विलियम वुंट ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर विलियम वुंट ऑप्शन में है नहीं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर मैं अभी बता चुका हूं, गाल्टन, कैटेल, पेस्टोलॉजी, वुंट। तो आ जाएगा आपका वुंट। वुंट ने लिप्जिंग शहर, जर्मनी का एक शहर हुआ करता था लिप्जिंग विश्वविद्यालय, उसमें पहली मनोविज्ञान की स्थापना सन 1879 में की गई थी। इस विकल्प को आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेना। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने भी साथी डी विकल्प का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले। एक बार सभी साथी जुड़ रहे हैं, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, और प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। रोजाना आपको शाम 6 बजे क्लास देखने को मिलती हैं दोस्तों, जिसमें हम राजस्थान जीके की क्लास भी देखने को मिलती है, हिंदी की क्लासें देखने को मिलती हैं, साइकोलॉजी की क्लासें हमने स्टार्ट कर दी। बहुत जल्द हम टीचिंग मेथड की क्लासें भी स्टार्ट कर देंगे, और संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित आपके प्रश्न पत्र भी मैं लेकर के आऊँगा। तो बस आपको दोस्तों को शेयर करना है। जो साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो एक बार क्लास को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। देखो अगला प्रश्न, देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा का अंतर्निरोध न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया। अब दोस्तों यहाँ से एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपका अभिप्रेरणा टॉपिक है ना साइकोलॉजी में, इस अभिप्रेरणा टॉपिक से एक प्रश्न आपका 100% बनेगा। वो कहाँ से बनेगा ये आपको तय करना है, ये आपको देखना पड़ेगा। पहले जो प्रयोग एक तो आता है मैस्लो का सिद्धांत आता है आवश्यकता वाला, उसमें से भी एक प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया था। अभिप्रेरणा के अंतर्निरोध सिद्धांत की बात करें तो वो दिया था आपके क्लार्क एल हल ने। किसने? क्लार्क एल हल नाम के एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे, उन्होंने अंतर्निरोध अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था। सी एल हल, जिसको कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ए विकल्प का यहाँ चयन करेंगे वो सभी सही रहेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए
बुद्धि टॉपिक है और इस बुद्धि टॉपिक में से आपके 1 से 2 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हो ना तो आप सफलता के बहुत नज़दीक जाते हो, क्योंकि आपको ये तय करना पड़ेगा कि प्रश्न कहाँ से बन रहा है, किस लेवल से बन रहा है, क्या पैटर्न है। इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हो ना तो आपको सफलता से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और मैं हर बार बोलता हूँ, अपनी कक्षाओं में, अपनी क्लासों में यही बोलता हूँ कि एक बार पैटर्न को फॉलो करो साथियों। और जो विद्यार्थी अपने चैनल से जुड़ रहा है ना, नहीं जुड़ रहा है तो जुड़ना जरूर और अपने दोस्तों को भी जोड़ना है। यहाँ से आपको हर एक बिंदु क्लियर करने को मिलने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? देखिए, कौन सा कौशल है जो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित पूछ रहा है? बताओ। स्मरण, गत्यात्मक प्रसंस्करण, परिकल्पना, परानुभूति। ये प्रश्न आपके आरबीएससी जो साइकोलॉजी की क्लास है उसमें से भी देखने को मिले हैं दोस्तों। बहुत शानदार प्रश्न सीधे छपेंगे आपको, बस आपको क्लासों को पूरा ध्यान से देखना और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि का कौशल परानुभूति मिलेगा। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने भी साथी डी विकल्प का चयन करेंगे वो सभी सही रहेंगे। अगला देखो, शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड के आपके प्रश्न आते हैं, काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे। प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस परीक्षण की विश्वसनीयता का आकलन करने की एक विधि होती है। देखिए, ऐसी कौन सी परीक्षण की विश्वसनीयता का आकलन करने की एक विधि होती है? पुनः परीक्षण, संरचनात्मक वैधता विधि, पूर्वानुमानी वैधता विधि और सामग्री वैधता विधि। 5 सेकंड का समय है साथियों। हर प्रश्न का आपको राइट आंसर कमेंट में छापते चलना है। देखिए, एक विधि आती है जिसको हम पुनर्निरीक्षण विधि के नाम से जानते हैं। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ए विकल्प को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता नहीं है? देखो, नहीं को विशेष रूप से ध्यान में रखना है दोस्तों। और आपके जो डिसऑर्डर है ना, इस डिसऑर्डर से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। मैंने शुरू में ही बोला था कि मैं हर एक टॉपिक को कवर करूंगा जहाँ से प्रश्न बनता है और हर एक बिंदु को आपको क्लियर करा के रखूंगा, ठीक है ना। डिसऑर्डर वाला टॉपिक आएगा जिसमें फोबिया है, डिसलेक्सिया है, काफ़ी सारे जो बीमारियां हैं उससे प्रश्न आएगा। मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा, उसमें सारी चीज़ें आएंगी, वहाँ से एक प्रश्न आपका 100% छप जाएगा, ठीक है ना। तो देखो, डिसऑर्डर की विशेषता कौन सी नहीं है? दृष्टि और श्रवण समस्या, सामाजिक संपर्क समस्या, ये बिल्कुल सही है। शाब्दिक और अशाब्दिक संचार में समस्या है, ये भी ठीक है। दोहराव वाला व्यवहार, ये भी ठीक है, लेकिन ये कुछ हद तक सही नहीं मान रखा। तो दृष्टि और श्रवण की जो समस्या है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विकल्प। जो भी साथी ए का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर, 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर दो साथियों कमेंट में छापते चलिए। प्रश्न का नंबर लिखो और राइट आंसर लिखो। देखिए, लास्ट समय है, जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए। प्रैक्टिस एक मात्र जरिया होता है जो आपको सफलता तक पहुंचाता है। हर बार बोलता हूं, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे ना उतना निखरोगे दोस्तों। लास्ट समय आपको बिल्कुल टाइम को इधर उधर बर्बाद नहीं करना है। आप रिवीजन करिए, जितना हो सके उतना रिवीजन करिए। नए कोई मटेरियल आपको पढ़ना नहीं है, आपके पास जितना सीमित मटेरियल है उसी का रिवीजन करना है। कौन सी परवरिश शैली आत्म अभिव्यक्ति और स्व नियमन को महत्व देती है? बताओ। असंबद्ध, अनुज्ञात्मक, प्राधिकृत और सत्तावादी। कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। तो वो हो जाएगा आपका प्राधिकृत, यानी कि सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? शानदार प्रश्न है। बुद्धि के टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। मैंने हमेशा बताया आपको, बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत होता है उसका प्रतिपादक कौन है? बताओ। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है और 3rd ग्रेड राजस्थान भर्ती परीक्षा 2012 में हुई थी, उसमें प्रश्न पूछा गया था। बिहार टेट में पूछा गया था, यूपी टेट में ये प्रश्न पूछा गया था साथियों, सी टेट में ये प्रश्न पूछा गया था। काफ़ी सारे एग्जामों में यहाँ से प्रश्न बनता है। बहुकारक बुद्धि के सिद्धांत की बात की जा रही है। विलियम मैकडूडेल, बर्ट, आपका थॉर्नडाइक और टर्मेन। बताओ। तो वो आ जाएगा आपका थॉर्नडाइक। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? थॉर्नडाइक विकल्प नंबर सी में है साथियों। तो सी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। जितने साथी सी को लॉक कर रहे हैं सभी सही रहने वाले। अगला प्रश्न देखो। ये आपकी 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में हुई थी, उसमें प्रश्न पूछा गया था। अत्यधिक वाचाल, प्रसन्नचित्त, सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का युग उसको किस नाम से जाना जाता है? पर्सनैलिटीज नाम का एक टॉपिक आएगा आपके, जिसको अपन हिंदी में व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं। और व्यक्तित्व में से एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा। ध्यान रख लेना, कन पर में एक प्रश्न पूछा जाएगा तो व्यक्तित्व नाम का जो टॉपिक है उसको आपको क्लियर करके रखना है।
सर्वाधिक बोल रहा है, अधिक प्रसन्नचित्त है, मन बिल्कुल खुश है, बिल्कुल सामाजिक रूप से एक दूसरे के व्यवहार को कुशलतात्मक रूप से देखता है, तो वो आपका बहिर्मुखी आ जाएगा दोस्तों। कौन सा जाएगा? बहिर्मुखी। अंतर्मुखी क्या होता है? जो अपने आप में शांत रहता है, बाचाल, बिल्कुल किसी से बातें करना पसंद नहीं करता है, बिल्कुल अपनी मस्ती में मस्त रहता है, वो अंतर्मुखी होता है। बहिर्मुखी आप कहीं भी मिल जाएगा, वहाँ बातें करने लग जाएगा और 2-4 जनों को इकट्ठा कर लेगा और अपनी बातों को सुनाएगा, उसे बहिर्मुखी के नाम से जानते हैं। तो सी विकल्प यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो रहा है। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या है साथियों। क्लास अच्छी लग रही हो ना तो एक लाइक जरूर करें। अपने लाइक से क्या है ना, हमें मोटिवेशन मिलता है और काफ़ी सारी चीज़ें और मैं आपको लाने का प्रयास करूंगा। अगर आपका फीडबैक अच्छा रहता है तो मैं हर एक बिंदु से आपको अभिभूत करा दूंगा जहाँ से प्रश्न बनता है, और यही स्मार्ट स्टडी होती है दोस्तों। तैयारी सभी लोग करते हैं, सफल वही लोग होते हैं जो स्मार्ट स्टडी के तहत पैटर्न को फॉलो करते हैं, पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं को प्रश्नों को देखते हैं, तपते हैं, मेहनत करते हैं, खोज करते हैं, वो विद्यार्थी सफल होते हैं। आज हमने भी वही मेहनत की है, हमने जो पैटर्न फॉलो किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हमने जो पैटर्न फॉलो किया आप करते हो तो मैं निश्चित तौर पर आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आप निश्चित तौर पर हमारी तरह, मेरी तरह आप राजकीय सेवा में आप बिल्कुल कार्यरत होंगे। ठीक है ना। 2021 में जो वैकेंसी हुई थी 2022 में, उससे मैं सिलेक्टेड हूँ और वर्तमान कोटा डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हूँ साथियों। तो आपको भी अगर ऐसे ही विद्यालयों में आपकी सेवा देनी है तो आपको जम करके बहुत ज़बरदस्त लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना। ये तो पात्रता परीक्षा है जिसमें आप 90 या 85 नंबर ला सकते हो तो आप पात्र हो जाओगे। मेन आपका जो टारगेट थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा होनी चाहिए, उसके लिए अपने राजस्थान जीके की क्लासें चला रखी हैं। रोजाना 6 बजे आपको जुड़ना नहीं भूलना है और हर एक बिंदु को क्लियर करके बताया गया है। बस अगर आप अपने जुड़ते हो अपने चैनल से तो आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करा दूंगा। अपने दोस्तों को भी जोड़ना है। बाल अपराध का मनोविज्ञान का कारण क्या है? देखो, ये भी थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बाल अपराध मनोविज्ञान का कारण पूछ रहा है। क्या अवरुद्ध इच्छा है? क्या गुणसूत्र होते हैं? यौनांगों में तीव्र विकास होता है या युद्ध होता है? बताओ, कमेंट करके बताओ 12वें क्वेश्चन का। तो ये होगा दोस्तों यौनांगों का तीव्र विकास, यानी कि सी विकल्प इस क्वेश्चन का क्या हो रहा है? राइट आंसर हो रहा है। बाल अपराध की बात पूछ रहा है दोस्तों, और बाल अपराध में सॉरी यहाँ पर यौनांगों का तीव्र विकास नहीं होगा, यहाँ पर अवरुद्ध इच्छा होगा। क्योंकि जब बच्चे की इच्छा अगर अवरुद्ध इच्छा के व्यवहार जो करेगा तो वो बाल अपराध का एक कारक माना जाता है। उसकी इच्छा है और उस इच्छा के विपरीत कोई व्यवहार कर रहा है तो वो बाल अपराध माना जाएगा। ए विकल्प यहाँ पर सही रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, बहुत शानदार प्रश्न है। यहाँ से काफी बार प्रश्न पूछा गया है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का केंद्र बिंदु क्या है? उत्तर प्रदेश टेट में, यूपी टेट में जो प्रश्न पूछा गया था 2013 में, ध्यान रखना। ये आपके अपनी परीक्षा 2021 हुई थी, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। बालक पाठ्यक्रम, शिक्षक, स्कूल वातावरण। देखिए, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जो केंद्र बिंदु है वो एक बालक को माना है। कहीं कहीं आपको शिक्षार्थी भी देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? शिक्षार्थी मिल जाएगा। कहीं कहीं आपको विद्यार्थी भी देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। शिक्षण विधियों से आपका प्रश्न चपटा है। सीधा प्रश्न ये बनेगा कि किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? इंपॉर्टेंट है, सीटेट में पूछा गया प्रश्न है और भी कई बार जो परीक्षा हुई है उसमें पूछा गया प्रश्न है। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन क्या मोंटेसरी ने किया था, डाल्टन ने किया था, रूसो ने किया था, प्रोवेल ने किया था? कमेंट करके बता दीजिए। तो वो किया था आपके, किसने किया था भाई? कमेंट करके बताओ। तो वो किया था आपके प्रोवेल ने। किसने किया था? प्रोवेल ने। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने भी साथी डी को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया साथियों, ये तो थे आज की क्लास के 15 टॉप 80 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के प्रश्न थे। बार बार आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और हमेशा बार बार पूछे भी जाएंगे। ध्यान रखना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो ना तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखें। और 10-15 में से आपने कितने प्रश्न का सही किए हैं वो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। आपका फीडबैक देके जरूर जानना साथियों। अगर आपका फीडबैक अच्छा रहा तो मैं नेक्स्ट क्लास और अच्छे क्वेश्चनों को लेकर के आऊँगा। उसमें आपको बताऊँगा कि इस प्रश्न से, इस टॉपिक से प्रश्न बनता है, कैसे बनता है, सारी चीज़ें बताऊँगा। फीडबैक देके जाना है। फीडबैक अच्छा रहा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर के आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।